उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ को ठेंगा दिखाने वाले जैनुम की यात्रा पर निकल जाते हैं और फिर वहां से लौटकर नहीं आ पाते। योगी का हार्ड पार विजन अब यूपी के अपराधियों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। तो इसी विजन के जरिए योगी आदित्यनाथ देश के दुश्मनों के विरुद्ध भी रणनीति तैयार कर रहे हैं। देखिए, यूपी में अपराध के खिलाफ आपने योगी फोर्स का बुलेट चलता देखा हो, तो देश के दुश्मनों के लिए योगी आदित्यनाथ ब्रह्मोस की सबसे एडवांस मिसाइल तैयार करवा रहे हैं। मकसद एक ही है, चाहे वो यूपी के दुश्मन हो या फिर देश के दुश्मन, जो कायदे में नहीं रहेगा वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। वो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा, कानून को ठेंगा दिखाएगा। आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगी, याद करेंगे कि कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होता है। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। रूल ऑफ लॉ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सर जमीनी धरातल पर दिखता होगा। योगी के रूल ऑफ लॉ को चैलेंज देने की गलती अब अमजद कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे जहन्नुम से लौटना पड़ेगा। अस्पताल में स्ट्रेचर पर पड़ा यह शख्स कुख्यात हिस्ट्री शीटर अमजद था। जी हां, था, क्योंकि अब अमजद दुनिया छोड़ चुका है। अमजद ने अपना अंजाम उसी वक्त चुन लिया था जब उसने एसपी पर हमला किया था। उनकी गाड़ी पर फायरिंग की थी। एसपी ग्रामीण ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। अमजद की गोली उनके जैकेट तक पहुंच गई थी। उसने पुलिस वालों पर कार्बाइन से कई राउंड फायर किया। ये गोली के निशान बता रहे हैं कि अमजद का तो साहस कितना बड़ा था। इसी कार्बाइन और उसके पास पड़ी इसी पिस्टल से उसने योगी फोर्स को निशाना बनाया। लेकिन किसी ने एक बात सही ही कही है कि गोली मारने वाला एक दिन गोली ही खाता है। वही हुआ अमजद के साथ। जो भी सुरक्षा में बाधक बनेगा, कानून को ठेंगा दिखाएगा, तो कानून उसको अपनी गिरफ्त में लेकर के ऐसी मजा चखाएगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तय करेंगी, याद करेंगे कि कानून को तोड़ने का अर्थ क्या होता है। अपने जुर्म की दास्तान बताने के लिए अमजद अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसने क्या किया ये आपको भी जानना चाहिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में मारा गया अमजद 50,000 का इनामी बदमाश था, जिस पर लूट और हत्या डकैती के करीब 40 केस दर्ज थे। ये सिर्फ यूपी ही नहीं, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड में भी क्राइम को अंजाम देता है। अमजद 5 राज्यों में वांटेड था, लेकिन उसे उसकी मौत यूपी तक खींच। मुजफ्फरनगर में पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश अमजद ढेर हो गया है, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस मुठभेड़ के दौरान एक खास बात यह है कि जो पुलिस अधिकारी है उनकी गाड़ियों पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। एसपी देहात आदित्य बंसल की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। मुठभेड़ में बदमाश के साथ साथ जो सिपाही है, एक दरोगा है, वो घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। 2026 में योगी फोर्स की बुलेट फुल स्पीड में चल रही है। 2026 में अब तक कुल 4 अपराधी जहन्नुम पहुंचाए जा चुके हैं, जबकि 125 से ज्यादा अपराधी लंगड़ा किए जा चुके हैं। सातिर बदमाश से स्त्री भारी मात्रा में असलहे भी बरामद किए गए हैं, कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ 50,000 का इनाम इसके ऊपर था और काफी शातिर बदमाश था। 40 मुकदमे के खिलाफ दर्ज से अमजद नाम के बदमाश के रूप में इसकी पहचान हुई और इंजर्ड होने के बाद जब इसका इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। योगी आदित्यनाथ का रूल ऑफ लॉ एक ही, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उनकी ये नीति यूपी के दुश्मनों के साथ साथ देश के दुश्मनों के लिए भी लागू होती है। देश के दुश्मनों को योगी ने आज अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक मैसेज दिया। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के प्रोफाइल फोटो में ब्रह्मोस के साथ तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर का रणनीतिक संदेश ब्रह्मोस संग हार्ड पावर विजन। दरअसल लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। लखनऊ में जो ब्रह्मोस मिसाइलें तैयार हो रही है वो मोस्ट एडवांस ब्रह्मोस मिसाइल है। लखनऊ से निकलने वाली मिसाइलों की रेंज 290 से लेकर 600 किलोमीटर तक। यहाँ हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसके नाम से आज दुश्मन भी कांप रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की मार ने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ के रख दी थी।
ये लखनऊ में बन रही है। ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक प्रोडक्ट है। देश की सुरक्षा को मजबूत करने और सैन्य क्षमता को और मजबूत करने के मकसद से यूपी में 2 डिफेंस कॉरिडोर भी हैं, जहां हथियारों के निर्माण हो रहे हैं। योगी का हार्ड पावर विजन बिल्कुल क्लियर है। अगर क्राइम करोगे तो बुलेट चलेगी, और सीमा पार से तो साहस की कोशिश की तो यूपी में बन रही ब्रह्मोस मिसाइलें दागी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। यूपी में त्योहारों से ठीक पहले सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ पुलिस अफसर शामिल हुए। जानते हैं, इस मीटिंग में सीएम योगी ने आने वाले त्योहारों को लेकर सख्त निर्देश दिए। वो ये कि जिसने भी त्योहार पर अराजकता फैलाई, रंग में भंग डालने की कोशिश की, तो फिर उस अराजक तत्व का अंजाम सीएम योगी खुद तय करेंगे। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। पर्व और त्योहार को शानदार तरीके से सरकार के गाइडलाइन के अनुसार उत्साह के साथ हम आयोजित करें। उत्साह के साथ, उमंग के साथ। जोश होना चाहिए, लेकिन जोश में होश भी होना चाहिए। सीएम योगी ने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। इसके बाद सवाल जवाब की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने पर्व और त्योहारों के जोश में होश खोया, अगर किसी ने सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, तो फिर रंग में भंग डालने वालों की खैर नहीं, चाहे वो कोई भी हो। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो। महाशिवरात्रि, होली, रमजान व ईद के मौके पर यूपी में कानून व्यवस्था सुनियोजित तरीके से बनी रहे, इसको लेकर सीएम योगी ने लोक भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की, और इस मीटिंग में सीएम योगी की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए। वो ये कि किसी भी धार्मिक स्थल पर तेज आवाज में साउंड ना बजे, कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले तत्वों पर कार्रवाई हो, सूबे के हर चौक चौराहे पर पुलिस बल को तैनात किया जाए, ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए चप्पे चप्पे की निगरानी हो, अराजक तत्वों के साथ बेहद सख्ती से निपटा जाए। सीएम योगी के आदेश के साथ ही यूपी के तमाम जिलों और शहरों में पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया। महाशिवरात्रि को लेकर शुरू हुई कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह का विघ्न न हो, इसके लिए बिजनौर में अलग अलग चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए। वहीं बिजनौर के जिन इलाके से कांवड़ यात्रा निकलती है, वहां ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे लेस किए गए। बहुत बड़ी संख्या में लोग रवाना हो रहे हैं। इसको देखते हुए हमारी तरफ से ड्रोन से निगरानी भी की गई थी, जिससे कोई भी जंगली जानवर से सुरक्षा की जा सके। साथ ही हमारी हर पॉइंट्स पे ड्यूटियां लगी हैं, जिससे इस पूरे कांवड़ को सुरक्षित तरीके से संपन्न किया जा सके। सभी कांवड़ यात्रियों को सुरक्षा की दृष्टि रखते हुए हमारी तरफ से सारे पुलिस प्रबंध किए गए। वहीं सहारनपुर में सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया, और हर चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती के साथ कई इलाकों में फ्लैग मार्च और ड्रोन से निगरानी शुरू की। ड्रोन से जितने भी हमारे मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, जो हमारे शोभा यात्रा के रूट हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं कि छतों पर कहीं भी किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक मटेरियल न हो। इसके अलावा सादे वस्त्रों में हमारी टीमें लगी हुई हैं, एलआईयू लगातार घूम रही है। इसी तरह मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि से पहले किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, अराजक तत्व सक्रिय ना हो, इसके लिए पुलिस की न सिर्फ धार्मिक स्थलों पर मुस्तैदी से तैनाती की गई, बल्कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तरफ से गश्त भी लगाई गई। शोभा यात्राएं हैं, कुछ मेले लग रहे हैं, उन पर भी ध्यान रखा जा रहा है, उनकी भी ड्यूटियां अलग से लगाई जा रही हैं। और जो रात में हमारी ड्यूटियां लगती हैं, जो मंदिर मस्जिद चेक करती हैं, वो भी ड्यूटियां रात में 12 से 4 तक लगाई जा रही हैं, ताकि जो है कहीं पर भी कोई आपत्तिजनक वस्तु मिले या बात मिले तो उसमें कार्रवाई की जा सके। साथ साथ सीसीटीवी कैमरे पर जोर दिया गया है कि जगह जगह जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं सक्रिय हैं, वहां सक्रिय कर दिया जाए, जहां नहीं लगे वहां लग जाए। और संभल में त्योहारी सीजन की दस्तक के साथ ही योगी फोर्स पूरे एक्शन में है। महाशिवरात्रि से पहले संभल के तमाम मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई, हर मंदिर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। वहीं सीएम योगी के निर्देश के बाद संभल के डीएम और एसपी दोनों ने मोर्चा संभाल रखा है। 10 हमारे प्रमुख स्थल है जहाँ पे मेला भरता है, वहाँ मेरे द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा, हम दोनों के द्वारा भ्रमण किया जाएगा। और इसके साथ साथ सभी 10 थानों के ऊपर 10 मजिस्ट्रेट और पुलिस की भी तैनाती की गई है। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हो, उसके लिए प्रॉपर डिप्लॉयमेंट भी किया जाएगा। इस बार जो रिक्रूट हैं उन लोगों को भी लगाया जाएगा, वो मेले का नया अनुभव प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ
करीबन 2 कंपनी की एसी है, वो भी जनपद को प्राप्त हुई है और विभिन्न थानों की फोर्स लगा के शांतिपूर्ण तरीके से उसको संपन्न करवाया। अराजक तत्व और दंगा ब्रिगेड से निपटने के लिए सीएम योगी ने जो सुरक्षा चक्र बनाया है, अगर किसी ने उसे भेदने की कोशिश की तो फिर योगी फोर्स रंग में भंग डालने वाले उन दंगाई और अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी, क्योंकि योगी राज में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज देश की राजधानी दिल्ली और यूपी की राजधानी लखनऊ में 2 कमरुद्दीनों का कांड सामने आया है। ये दोनों अलग अलग जगहों पर एक्टिव थे, लेकिन दोनों का टारगेट एक ही था, हिंदू परिवार। अब बात 2 में से पहले वाले कमरुद्दीन की। लखनऊ का कमरुद्दीन तिलक चंदन लगाकर हिंदू बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाया करता था। उसका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करता था। लेकिन कमरुद्दीन का पाप का घड़ा फूट गया और अब पुलिस से भागे भागे वो फिर रहा है। कमरुद्दीन ने अपना नाम राहुल रखा। ये नाम राहुल बताते हैं, उसका आईडी मतलब मैम गलती से धोखे से मुझे मिलता है। अच्छा। तब मुझे पता चलता है कि ये मुस्लिम है। पीड़िता के मुताबिक उसकी मुलाकात राहुल उर्फ मोहम्मद कमरू जमाल और कमर हयात इदरीसी से हुई थी। दोनों ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा दिया। राहुल ने कैफे में नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो पता चला कि वो स्पा सेंटर है जहां पुरुषों की मसाज कराई जाती है। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। वो वीडियो को लेकर वो ब्लैकमेल करता था। कमर नाम का लड़का था, जावेद नाम है, राहुल बताता है और अन्य लड़के हैं जिसको मैं नहीं जानती हूँ। तीसरी पीड़िता के मुताबिक पहले महिलाओं के मसाज के वीडियो बनाए जाते थे और फिर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर गलत काम के लिए मजबूर किया जाता था। कोल्ड ड्रिंक में नशा मिला दिया। हमारा वीडियो भी बना रखा है, बोला अगर ज्यादा बोलोगी तो वो वीडियो इंटरनेट पे डाल देंगे। हमको नशे का दवाई पिला दिया था, कोल्ड ड्रिंक में मिला दिया। कमरुद्दीन पहले हिंदू बेटियों को प्रेम जाल में फंसाता था, हिंदू बेटियों को नौकरी का झांसा देता था, फिर ब्लैकमेलिंग कर धर्मांतरण का दबाव बनाता था। हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए कमरुद्दीन ने ब्राउन गर्ल्स कैफे को धर्मांतरण का अड्डा बना रखा था। दावा है कि इसके टारगेट पर देश के अलग अलग शहरों की लड़कियां होती थीं। माथे पर टीका लगाया, गले में पट्टा ओढ़ा और उसके बाद वो हिंदू लड़कियों को टारगेट करने लगा। कमरुद्दीन ने उसे अपना नाम राहुल बताकर यहाँ पर नौकरी देने के बहाने उसे लेकर आया था और उसके बाद उसका अश्लील वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने का, नेट पे ऐसे डालने का धमकी देते और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एक बात बोलते हैं। अश्लील वीडियो बनाकर कमरुद्दीन युवती को ब्लैकमेल करता था। उसे होटल में चल रहे देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। खुलासा हुआ है कि कमरुद्दीन उन हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था जो पढ़ाई या नौकरी की तलाश में लखनऊ आई थी। बेटियां वहाँ पर पीड़िताएं थी, उन्होंने बताया वो शिक्षा के नाम पे, नौकरी के नाम पे यहाँ आई थी। उनको नाम राहुल बता करके कमर हयात इदरीसी और मोहम्मद कमरू जमाल बाराबंकी के, इन लोगों ने इनको स्पा सेंटर में काउंटर पे ड्यूटी दी और 2 दिन बाद उनका अश्लील वीडियो बनाया और उसके बाद ब्लैकमेलिंग चालू। लखनऊ के गोमती नगर थाने में केस दर्ज हो चुका है। आरोप है कि स्पा सेंटर संचालक न केवल देह व्यापार कराते थे बल्कि दुष्कर्म भी करते थे। अवैध गतिविधियों के आरोप में स्पा सेंटर ब्राउन गर्ल्स कैफे पर पुलिस ने छापा मारकर सील कर दिया है। 8 हुक्के, 23 फ्लेवर पैकेट, 12 पाइप, 15 चिलम समेत भारी मात्रा में हुक्का सामग्री बरामद हुई है। लखनऊ का केजीएमयू कांड, फिर यूपी के मिर्जापुर में जिम धर्मांतरण कांड और अब होटल में धर्मांतरण का खेल। सवाल है कि यूपी में कितने धर्मांतरण वाले छांगुर छिपे हुए हैं। कमरू जमाल बिहार के किशनगंज का रहने वाला है। कमरू के भाई के मुताबिक वो दिल्ली में चांदनी चौक के कैंटीन में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है। लेकिन कमरू का असली काम क्या था अब खुलासा हो चुका है, जिसका इलाज योगी फोर्स तबीयत से करने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करते हैं दिल्ली वाले कमरुद्दीन की। लखनऊ वाले कमरुद्दीन से भी जो खतरनाक था, तंत्र मंत्र का ऐसा स्वांग रचता था कि लोग चकमा खा जाते थे। यूपी, राजस्थान समेत कई शहरों में इसने लोगों को झांसा दिया, लेकिन फंसा तब जब दिल्ली में ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस इस कमरुद्दीन की तलाश में जुटी। पता चला कि ये कमरुद्दीन तो सीरियल किलर है। घर में ही मजा, हर रोग दूर करने वाला इलाज।
धन वर्षा करने की बात करता था, तमाम बीमारियों का इलाज कराने का दावा करता था। देख सकते हैं अगरबत्ती, उसकी पूरी राख, और ये मज़ार बनी हुई है, हरे कपड़े से लिपटी हुई चादर चढ़ी हुई है। कमरुद्दीन की क्राइम फाइल बहुत मोटी है, इतनी कि अब जेल की सलाखों से ताउम्र इसका बाहर निकलना मुश्किल दिख रहा है। कमरुद्दीन तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर अब तक कितनों को मौत के घाट उतार चुका है, ये खुद कमरुद्दीन ही बता सकता है। और लोगों को मौत के घाट सुलाने के कमरुद्दीन के पास हजार तरीके थे। कमरुद्दीन जिस तरीके को सबसे ज्यादा कामयाब मानता था, वो तरीका था लोगों को जहरीले लड्डू खिलाकर मौत की नींद सुलाना। अपने साथ जहर से मिलाए हुए लड्डू लेकर जाता और प्रसाद के तौर पर उन्हें देता, जिसके बाद उनकी मौत होती। कमरुद्दीन एक दो नहीं, पुलिस के मुताबिक तंत्र मंत्र कर 6 लोगों को मार चुका था। ये वही सीरियल किलर कमरुद्दीन है जिसने जहरीले लड्डू खिलाकर दिल्ली में भी 3 लोगों की हत्या कर दी। ये वही 3 लोग थे जिनका शव दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक सफेद कार से मिला था। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि तीनों की मौत जहरीले लड्डू खाने से हुई थी, जो कि उन्हें कमरुद्दीन ने खिलाया था। तीनों के साथ कार में उस दिन कमरुद्दीन भी मौजूद था, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद को तांत्रिक बता धन वर्षा का लालच देकर लोगों की हत्याएं करने वाला कमरुद्दीन लोनी के इसी घर में रहता है। आरिफ किराना स्टोर और बिस्मिल्लाह होटल जो है उसके बेटे और उसके परिवार के लोग चलाते हैं, और यहीं पर कमरुद्दीन जो है पिछले काफ़ी साल से रह रहा है और अपने शिकार को धन वर्षा का लालच देकर किसी तरीके से अपने संपर्क में लाता और फिर उन्हें कुछ ऐसा जादू टोना करके दिखाता कि उनका विश्वास कमरुद्दीन के ऊपर बढ़ जाता। कमरुद्दीन फिरोजाबाद का रहने वाला है और गाजियाबाद के लोनी को उसने अपना ठिकाना बना रखा था, जहां वो भोले भाले लोगों को जादू टोने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। लोगों को झांसा देने के लिए उसने घर में ही मजार बना रखी थी। यहीं बैठकर वो लोगों के भूत प्रेत भगाने का आडंबर किया करता था। अपने घर के अंदर बनाई इसी मज़ार के पास बैठ के कमरुद्दीन तांत्रिक क्रियाओं को किया करता था और यहाँ पर लोगों को बुलाता था और इस तरीके के जादू टोना वो दिखाता था, जिससे लोगों को भरोसा हो जाता था कि कमरुद्दीन उनके ऊपर धन वर्षा कर सकता है, और इसीलिए उन्हें पूरी तरीके से भरोसे में लेकर उसके बाद कहीं सुनसान जगह पर उन्हें बुलाता। साथ में शराब, कोल्ड ड्रिंक और पैसे जब लेके आता तो अपने साथ जहर से मिलाए हुए लड्डू लेकर जाता और प्रसाद के तौर पर उन्हें देता, जिसके बाद उनकी मौत होती है। कमरुद्दीन कैसे लोगों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता और कत्ल कर देता, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। धन वर्षा का लालच देकर लोगों को तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर फंसाता था। उनसे कहता था कि उनके पास हर मर्ज की दवा है। पहले पीड़ितों का विश्वास जीतता, मानसिक रूप से प्रभावित करता और फिर लड्डुओं में जहर मिलाकर उन्हें खिलाकर हत्या कर देता था, ताकि उनके पास मौजूद नकदी और कीमती सामान लूट सके। कमरुद्दीन पर आरोप है कि इससे पहले भी इसी तरह यूपी और राजस्थान में कई हत्या कर चुका है। वो अब तक 6 लोगों की हत्याएं कर चुका है, जबकि पुलिस को शक है कि ये संख्या काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि कई सारी ऐसी हत्याएं को आत्महत्या भी मानकर कई राज्यों की पुलिस ने केस बंद कर दिया होगा। अब पुलिस उन अनरिपोर्टेड मामलों की जानकारी भी जुटा रही है, ताकि इस सीरियल किलर के बारे में पूरी क्राइम कुंडली उसके सामने आ सके। दिल्ली में जिन 3 लोगों के शव एक साथ मिले थे, उन्हें कमरुद्दीन ने इसी तरह लालच दिया कि उसके तंत्र मंत्र से पैसों की बारिश होने लगेगी। इसके लिए कमरुद्दीन ने इन लोगों से भी 2 लाख रुपए ठग लिए और जब देखा कि पैसे मिल गए तो इन लोगों को जहरीला लड्डू खिलाया और कैश लेकर फरार हो गया। पुलिस कमरुद्दीन को 5 दिन की रिमांड पर लेकर उसके कितने और शिकार हैं पता लगाने की कोशिश कर रही है। कमरुद्दीन जैसे लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं, लिहाजा जरूरी है कि किसी लालच में आने से बचें, क्योंकि ये मौत का सौदा साबित हो सकता है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, गाजियाबाद। अक्सर जब कोई शायर किसी मुशायरे में कोई शेर पढ़ता है तो क्या होता है भाई, उस शायर को दाद दी जाती है ना। लाजवाब शेर वाहवाही लूटते हैं, मगर
मध्य प्रदेश के खरगोन में एक ऐसा मुशायरा भी हुआ जहां शायर मियां ने शेर तो पढ़ा, लेकिन इसके बाद शायर की मंच पर धुनाई की गई। आरोप यह भी है कि शायर मियां की दाढ़ी भी नोची गई और यह सब कुछ इलाके के भाईजान ने किया। लेकिन क्यों किया, जरा देखिए। भरे मंच पर शायर मियां ने ऐसा शेर पढ़ दिया जिसके बाद मुशायरे के मंच पर गदर मच गया, क्योंकि शायर मियां ने अपने शेर के जरिए निशाना तो मस्जिद के सदर पर साधा था, लेकिन ये शेर मस्जिद के सदर और उनके समर्थकों को नस्तर की तरह चुभ गया। बस फिर क्या, शेर सुनने के बाद ही मस्जिद के सदर और उनके समर्थक भड़क गए और मुशायरे के मंच पर धावा बोलते हुए शायर मियां का कचूमर निकाल दिया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन शहर की है, जहां के जमजम मार्केट में ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में एक से बढ़कर एक मंझे हुए शायरों के बीच जोर आजमाइश चल रही थी, लेकिन इसी दौरान एक शेर ऐसा पढ़ा गया जिसने मुशायरे के मंच को जंग का मैदान बना दिया। अबूकर जिया ये वो शायर हैं जिनके शेर पर न सिर्फ विवाद हुआ बल्कि मामला धक्का मुक्की और झड़प के साथ मारपीट तक जा पहुंचा। पीड़ित शायर अबूकर जिया ने आरोप लगाया कि गुस्साई भीड़ ने गाली गलौज के साथ मारपीट की। सदर के समर्थकों ने मंच पर घेर कर दाढ़ी भी नोची। झड़प के दौरान नकदी और घड़ी भी छीन ली गई। जमजम मार्केट में एक नगर पालिका नवग्रह मेले की तरफ से एक मुशायरा आयोजित किया गया था, जिसमें कि रात में करीब 1:25 बजे जो है अचानक से एक विवाद हुआ था। विवाद जो है कुछ शायर, जो एक शायर थे उनके द्वारा कुछ शेर पढ़ा गया था, इस पे ऑब्जेक्शन लिया गया था और उसके बाद में इनके बीच में विवाद हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस शेर को सुनाकर शायर अबूकर जिया मुशायरे के मंच पर वाहवाही लूट रहे थे, वही शेर उनकी जान पर भारी पड़ गया और मामला सिर्फ मारपीट गाली गलौज तक नहीं रह गया। शेर पढ़ने के बाद जैसे ही शायर अबूकर जिया मंच पर बैठे, उसी दौरान भीड़ की तरफ से किसी ने अंडा फेंका। हालांकि अंडे शायर अबूकर जिया मियां को तो नहीं लगे, लेकिन अबूकर जिया के पास बैठे किसी और शायर को लगा और इसी के बाद से माहौल गर्मा गया। चंद मिनटों में भाईजान की भीड़ मंच पर चढ़ी और देखते ही देखते मुशायरा जंग का मैदान बन गया। हालात बिगड़ते देख आयोजकों और मौजूद जनप्रतिनिधियों ने हस्तक्षेप कर शायर को भीड़ से सुरक्षित निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने बुलडोजर से अतिक्रमण हटाते देखा होगा, आपने हथौड़े से भी अतिक्रमण को तोड़ा जाते देखा होगा, लेकिन देश में पहली बार अतिक्रमण हटाने के लिए गजराज को उतारना पड़ा। जी हां, हाथी महाराज। कहां हुई ये अनोखी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई, आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। कई बुलडोजर जंगल में बरसों से चले आ रहे अवैध कब्जे को मिटाने में लगे हैं। कोई घर को गिरा रहा है तो कोई बुलडोजर दीवार को गिरा रहा है। जंगल की करीब 880 हेक्टेयर जमीन को घुसपैठियों के कब्जे से मुक्त कराना था। मिशन बड़ा था, इसीलिए पीले पहलवान की मदद करने के लिए गजराज को बुलाया गया। पहली बार देश में अवैध कब्जा मिटाने के लिए हाथी को उतारना पड़ा। देखिए कैसे हाथी अवैध कब्जे की दीवार को गिरा रहा है और यहाँ एक नहीं दो हाथी दीवार को गिराने में लगे हैं। पूरी ताकत से हाथी ईंट से ईंट उखाड़ रहे हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में भी हाथी दिख रहा है। महावत उसे अवैध कब्जे गिराने के लिए ले जाता दिख रहा है। देश में पहली बार बुलडोजर के साथ साथ हाथी को अतिक्रमण को हटाने के काम में लगाया गया है। ये तस्वीरें आई हैं असम के श्रीभूमि से, जहां कई वर्षों से कुछ लोगों ने जंगलों में अवैध कब्जा कर रखा था, लेकिन पिछले 4 दिनों तक चले अतिक्रमण विरोधी अभियान ने जंगल को कब्जा मुक्त कर दिया। श्रीभूमि जिले के इस जंगल में करीब 1000 परिवार अवैध तरीके से कब्जा करके रह रहे थे। पहले उन सभी को यहां से हटाया गया, फिर जंगल में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। असम के जंगलों में करीब 2676 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा हो रखा था। ये कब्जा दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का 2 गुना था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा मिशन मोड में असम के जंगलों से कब्जा मिटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई में लॉरेंस गैंग के गुर्गों की साजिशों का इलाज अब योगी स्टाइल से करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को धमकी देकर लॉरेंस गैंग मुंबई में दाऊद वाली दहशत दोबारा फैलाना चाहता था।
लेकिन अब देवा भाव ने ऐलान कर दिया है कि लॉरेंस गैंग के हर गुर्गे को मुंबई पुलिस ढूंढेगी और फिर ठोक देगी। और उसके लिए आज मुंबई पुलिस की एक बैठक हुई, जिस बैठक में रणनीति भी बना दी गई है। तो क्या मुंबई में अब योगी स्टाइल एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो जाएगा? मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढकर निकालेगी और ठोकेगी। माया नगरी मुंबई में धमकी, वसूली और सरेआम गोलीबारी का जो दौर फिर से लौट आया है, उसका दी एंड करने के लिए देवा फोर्स अब सीएम योगी के ऑपरेशन ठोको मॉडल का इस्तेमाल करेगी। मतलब कुख्यात अपराधी या गैंगस्टर का इलाज अब बुलेट से होगा। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढकर निकालेगी और ठोकेगी। यानी मुंबई में अब किसी भी वक्त ऑपरेशन एनकाउंटर का आगाज हो सकता है। अपराधियों को लंगड़ा बनाने और जहन्नुम भेजने की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि बीते 10 दिन में बॉलीवुड की 3 बड़ी हस्तियों को टारगेट करके लॉरेंस गैंग ने फडणवीस सरकार और मुंबई पुलिस को सीधा चैलेंज दिया। सबसे ताजा मामला बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के जीजा आयुष का है, जिन्हें करोड़ों रुपए की रंगदारी देने का धमकी भरा ईमेल भेजा था। इससे पहले डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग और एक्टर रणवीर सिंह के फोन पर धमकी भरा मैसेज भेजकर लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने अपनी दहशत फैलाने की कोशिश की। मुंबई में लॉरेंस गैंग के बढ़ते इसी खौफ और दबदबे को कम करने के लिए सीएम फडणवीस के आदेश पर मुंबई पुलिस ने नकेल कसने की तैयारी कर ली। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने पुलिस मुख्यालय में एक अहम उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में शहर के सभी ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एसीपी रैंक के अधिकारियों को तलब किया। मीटिंग में 90 से ज्यादा पुलिस थानों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। साथ ही मुंबई क्राइम ब्रांच की सभी 12 यूनिट के अधिकारी भी मौजूद थे। जो अधिकारी हैं इस वक्त इस बैठक के बाद निकले हैं। सभी जो है अलग अलग यूनिट का जो क्राइम ब्रांच यूनिट है उसके अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। कैसे उसे ट्रैक करना है, कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पूरी तरह से कंट्रोल करना है, ये एक बड़ा मुद्दा रहा। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई तो खुद सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके गुर्गे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठकर बिश्नोई गैंग को चला रहे हैं। लॉरेंस का हर ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम की गैंग किया करती थी। उस वक्त मुंबई में दाऊद इब्राहिम अपना दबदबा कायम करना चाहता था और मुंबई में बढ़ते अपराध को खत्म करने के लिए मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन चलाया। लेकिन अब मुंबई में ऐसे गैंगस्टर्स का योगी स्टाइल में हिसाब करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। संदेशा भेजने वाले सही है कि गलत है, या बहती गंगा में कोई हाथ धो रहा है, इसको भी ढूंढने का काम चल रहा है। कोई भी गैंग हो मुंबई में हम उनको पैर पसारने नहीं देंगे। इससे पहले भी प्रयास जिन्होंने किया, मुंबई पुलिस ने उनको अपनी जगह दिखाई है और अभी भी कोई भी प्रयास करेगा तो जगह दिखाई जाएगी। मुंबई पुलिस ये बहुत सक्षम है, ढूंढकर निकालेगी और ठोकेगी। देवा भाऊ ने साफ संकेत दे दिए हैं कि मुंबई में दूसरा दाऊद तैयार नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ऐसे में अगर लॉरेंस गैंग ने मुंबई में पांव पसारने की कोशिश की तो देवा फोर्स किसी भी गैंग को ढूंढ कर निकालेगी और ठोक देगी। मुंबई से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के लाहौर से लश्कर के महिला आतंकी ब्रिगेड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो इस बात की तस्दीक है कि हाफिज सईद भी जैश की तरह महिला आतंकियों को भर्ती कर रहा है। जैश की महिला विंग में ही शामिल थी। दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीन, आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कंफर्म कर दिया कि इस धमाके में जैश का हाथ था। यह वीडियो पाकिस्तान में हर घर आतंकी की सबसे ताजा गवाही है। बुरके में ये महिलाएं किसी सामाजिक समस्या, तालीम या रोजगार के लिए सभा नहीं कर रही। ये आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की महिला विंग की आतंकी है। लाहौर में स्थित ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स में 9 फरवरी 2026 को लश्कर तैयबा की महिला विंग तैयबात की बड़ी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग की अगुवाई लश्कर की महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी इफ़क सईद ने की। इसका सीधा मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर से खाक में मिले लश्कर तैयबा को फिर से खड़ा कर रहा है इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद। और इस बार हाफिज ने इसके लिए बनाई महिला ब्रिगेड। यह हाफिज सईद की कट्टरपंथी सोच को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश है।
ये लश्कर की लंबे समय की रणनीति का संकेत है। 8 अक्टूबर 2025 को जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जमात उल मोमिनात का ऐलान किया था और अब लश्कर की महिला ब्रिगेड की बैठक हुई। मसूद अजहर ने अपनी बहन सादिया अजहर को आतंकी संगठन के महिला विंग की कमान सौंपी है। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास जो फिदायीन हमला हुआ, उस ब्लास्ट केस में भी डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार हुई थी। यह डॉक्टर शाहीन इसी जैश की महिला विंग की भारत में कमांडर थी, जिसकी जिम्मेदारी थी हिंदुस्तान की लड़कियों का ब्रेन वॉश कर उन्हें सुसाइड बॉम्बर बनाना। अब यह बात संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में भी आ चुकी है। यूएन की नई रिपोर्ट ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकी संगठन के काले चिट्ठे खोल दिए हैं। यूएन की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि लाल किला धमाके में जैश ए मोहम्मद का हाथ है और वही इसका जिम्मेदार है। इसमें माना गया है कि महिलाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। ये रिपोर्ट यूएनएससी की 1267 सैंक्शन कमेटी को सौंपी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जैश प्रमुख मसूद अजहर ने अक्टूबर 2025 को महिला आतंकियों की एक अलग विंग बनाई थी। इसका नाम जमात उल मोमिनात। यह विंग आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई। पाकिस्तान और आतंक एक ही मुल्क के दो नाम बन चुके हैं। मुल्ला मुनीर की बिना वर्दी वाली आतंकी फौज का इलाज सिर्फ एक ही दिख रहा है, घर में घुसकर मारना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरी दुनिया में एकमात्र मुस्लिम देश पाकिस्तान है जिसके पास परमाणु बम है। अब ईरान के एक पूर्व कमांडर ने बहुत बड़ा दावा किया है। इस्लामिक गार्ड्स के इस कमांडर का दावा है कि सऊदी अरब के पास भी परमाणु बम है। इस दावे के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। सवाल उठने लगे हैं कि पहले उत्तर कोरिया और ईरान को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सीक्रेट बेचा, क्या अब सऊदी अरब को भी पाकिस्तान ने अपने परमाणु राज सौंप दिए? आज मुल्ला मुनीर छाती पीट पीट कर रो रहा है। शहबाज शरीफ का दिमाग सुन्न हो गया है। ईरान के पूर्व कमांडर का बड़ा दावा, सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर बम है। ईरान के इस्लामी गार्ड यानी IRGC के पूर्व टॉप कमांडर हुसैन कनानी मोद्दम के दावे से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने फिर दुनिया को दगा दिया? पाकिस्तान का नया अब्दुल कादिर खान कौन है? क्या पाकिस्तान ने अपने परमाणु सीक्रेट लीक कर दिए हैं? पाकिस्तान न्यूक्लियर सीक्रेट पहले भी लीक कर चुका है। 2004 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान ने एक गुप्त नेटवर्क चलाया और परमाणु तकनीक बेची उत्तर कोरिया को, ईरान को और लीबिया को। अब क्या सऊदी अरब को भी पाकिस्तान ने परमाणु राज बेचे हैं? आज तक कोई विश्वसनीय रिपोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे IAEA या अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ये पुष्टि नहीं की है कि सऊदी अरब के पास परमाणु बम है। सऊदी अरब हमेशा कहता रहा है कि वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT का सदस्य है, जिसके तहत परमाणु हथियार नहीं बन सकता। लेकिन ईरान के पूर्व कमांडर के दावे ने सऊदी अरब की ओर शक की सुई घुमा दी है। पूर्व ईरानी कमांडर का यह बयान उस वक्त आया है जब ईरान पर अमेरिकी हमले की तलवार लटक रही है। इस हमले की वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ईरान सऊदी अरब के पास परमाणु बम होने का दावा कर अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। दुनिया में अभी तक कुल 9 देशों के पास न्यूक्लियर बम होने की बात कही जाती है, जिसमें शामिल है रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। लेकिन ईरान के पूर्व कमांडर के दावे में सच्चाई है। तो अब सऊदी अरब भी परमाणु बम से लैस है, लेकिन पाकिस्तान ने ही सऊदी अरब को परमाणु तकनीक दी है। इसे दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। अब आते हैं उस सवाल पर कि सऊदी अरब क्यों परमाणु कार्यक्रम चाहता है। ईरान और इजराइल जैसे पड़ोसियों से खतरा महसूस करता है। अगर ईरान बम बनाएगा तो सऊदी अरब भी चाहेगा। 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी SMDA साइन किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की परमाणु क्षमता सऊदी को उपलब्ध होगी। इससे अफवाह फैली कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को परमाणु सीक्रेट दे दिया है और अब ईरान के पूर्व कमांडर का दावा कि सऊदी के पास परमाणु बम है। दाल में कुछ तो काला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।